Vishak here again. Welcome back to Edge Solutions. Same topic, chemical reactions and equations पे आज हम लोग वापस ध्यान देंगे. प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. तो मुझे एक कमेंट आया कि सर आप मुझे एक और इक्वेशन समझा सकते हो क्या करने के लिए. तो मैं एक और इक्वेशन समझाऊंगा. इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला दोस्तों कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स के होते हैं एंड उनमें का मैं कुछ कुछ आपको एग्जांपल भी दूंगा, उनका डेफिनेशन भी दूंगा, जिससे आपको इजी पड़ेगा कि कोई भी एक एग्जांपल अगर आपको दिया कि कौन सा रिएक्शन आपको है, प्रॉब्लम अगर ऐसा आया तो आप उसको आराम से उसको ढूंढ सकते हो और बता सकते हो. यू कैन जस्ट मेक इट एनालाइज्ड कि हाँ ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, ये इसका टाइप है, ऐसा आप बता सकते हो. तो इसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग वो डाउट से. तो मैं एक और एग्जांपल लूंगा जहां पे वो बताने वाला हूं मैं. तो बेसिकली दोस्तों ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक वो रिकैप बताने के लिए, ताकि वो जो जिसने मेरे को पूछा है उसको समझ में आ जाए. तो ये है मेरा दोस्त क्वेश्चन जो मैंने लिया है. अब सबसे पहली बात आपको लगता रहे कि ये कौन सा नया नाम दिया है यहाँ पे. इसका नाम है हमारा, इसको मैं पूरा तरीके से वर्ड इक्वेशन में लिखता हूँ. तो इसको हम लोग बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको एक और नाम से बुला सकते हो, जैसे कि डाई सल्फ्यूरिक एसिड. इसको डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलते हैं ये भी दिखाऊंगा मैं जरा. इसको तो वाटर आपको ये तो पता है सबको नॉर्मली. इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट. फिलहाल के लिए लिक्विड है तो फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं. अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, H2SO4. यहाँ पे मेरा डाई सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं बोलने जाऊँ तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस यहाँ पे इक्वल. अभी एक बात आपको लगता रहेगा यहाँ पे H2 और यहाँ पे भी H2 है तो डबल बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड की बात कर रहा था यहाँ पे. तो डाई सल्फ्यूरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होती है सल्फर के साथ. तो यहाँ पे ये जो वर्ड इक्वेशन है ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. अभी यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए जाते हैं. नॉर्मली क्या देखते हैं हम लोग, एलिमेंट्स कौन कौन से है, फिर उसके रिएक्टेंट साइड में देखते हैं हम लोग कितने नंबर है, और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कितने नंबर है, उसके हिसाब से बैलेंस करते हैं. एंड मैं हर एक स्टेप जो भी करता हूँ, जैसे कि नंबर बदलता हूँ, उसको आपको अलग अलग ब्लॉक में डालना पड़ता है, जरूरी है. तो एलिमेंट्स टेकिंग पार्ट इन दिस इक्वेशन आर H, S एंड O. तो बेसिकली रिएक्टेंट साइड में H का हाइड्रोजन का टोटल क्वांटिटी कितना है, 2 2 4 4 है. रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 4 है. सल्फर की बात करो तो 2 ही है सिर्फ. ऑक्सीजन की बात करो 7 + 1 8 है. प्रोडक्ट साइड में अगर हम लोग जाए तो H हाइड्रोजन का जो वैल्यू है यानी कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वो 2 है. सल्फर में हम एक ही देखते हैं, एक ही है वहां पे. ऑक्सीजन वहां पे 4 है. सो मुझे यहाँ पे जो चीज मुझे बैलेंस करनी है वो एक तो सल्फर हो गई, दूसरी मुझे हाइड्रोजन भी बैलेंस करना, ऑक्सीजन, मतलब तीनों का तीनों बैलेंस करना. लेकिन आप एक बात जान लो, आप कोई भी बड़े कंपाउंड देख सकते हो, अगर H2H2O7 में अगर आप देख रहे हो वहां पे कुछ अगर चेंजेस ला रहे हो तो पूरा का पूरा इक्वेशन आपको चेंज करना पड़ेगा. तो आपको बेसिकली एक आइडिया रहना चाहिए किसको चेंज करूंगा तो बाकी दोनों का मुझे आंसर फटाफट मिल सकता है. तो यहाँ पे आपको बेसिक स्टेप इतना ही फॉलो करना है कि मुझे यहाँ पे H को कितना बनाना है, प्रोडक्ट साइड में 4 बनाना है, एंड ऑक्सीजन को 8 है तो यहाँ पे मुझे 8 बनाना है. आप एक चीज गौर से देखो, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, 4 के टेबल में 8, 4 2 जा 8. अगर मैंने ऐसा किया, समझो ये मेरा सेकंड स्टेप है, तो दूसरा वाला एक ब्लॉक बना देना वहां पे. 2 2 जा 4, यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, 4 2 जा 8 ये बैलेंस हो गया. अब जब मैं ऐसा करता हूँ, मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर जगह पे. किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, H और O वाला, जो सिर्फ H और O वाला जगह पे जो रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है मुझे. तो H और O वाला रिएक्टेंट साइड में कहां पे, ये जगह. तो ये अगर मैं चेंज कर रहा हूं, बट मैं रिएक्टेंट साइड में चेंज कर रहा हूं क्या, नहीं, मैं प्रोडक्ट साइड में चेंज कर रहा हूं. प्रोडक्ट साइड में H और O मुझे एक ही इक्वेशन मिल रहा है जहां पे H O S सब तीनों है. तो यहां पे बेसिकली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. अभी आप पूरा का पूरा इक्वेशन देखो, 2 × 2 4 हो गया, मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. सल्फर को भी 2 मिल गया, यानी नया नंबर आ गया 2, दोनों जगह पे वो भी बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन
यहाँ पे टोटल 8 था, यहाँ पे भी 8 होगा, 2 इंटू 4 8 करके। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको कौन से एक चीज को निकालना है जो मेन रहता है। आपके टेक्स्ट बुक में एक चीज दिया है, फाइंड द कंपाउंड हु है विच हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड हैविंग अनइक्वल टर्म्स। आपको वैसा आप अगर जाओगे तो शायद ये इक्वेशन जो आपको बैलेंस करना शायद वो बढ़ा जाएगा। आप सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको किस चीज को देख के आपको क्या बनाना है, आपको सिर्फ उतना ही ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने जैसे काम किया है सेम तरीका है, बस मल्टीप्लिकेशन का टेबल देखा है मैंने उसी के हिसाब से। एंड मैंने पर्टिकुलरली H2O को ही क्यों चुना, क्योंकि मुझे वहां पे सिर्फ H और O को अगर मैं बैलेंस करने को जाऊँ, मुझे S को भी सिर्फ 2 ही बनाना था। मतलब मुझे पूरी तरीके से अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 सा 4 मिला, 1 इंटू 2 2 मिला, 4 इंटू 2 8 मिल गया। तीनों का तीनों चीज मेरे को एक ही साथ मिल रहा है। तो मुझे इस पूरे के पूरे कंपाउंड को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ये जो चीज आपने देखा यहाँ पे, ये दो अलग अलग कंपाउंड एक सिंगल कंपाउंड में फॉर्मुलेट हो रहा है। तो वहां पे आपको और ज्यादा तकनीकी काम करने पड़ेंगे कि प्रोडक्ट साइड में से चेंज करना पड़ेगा आपको, रिएक्टेंट साइड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझा रहेगा ऐसा मुझे लगता है। तो चलो हम लोग आगे जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बोल रहा हूँ, तो टाइप्स में अगर बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन सॉरी, टाइप्स अगर बात कर रहा हूँ, सबसे पहला आता है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आता है मेरे को डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन में दो अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तीसरा आता है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा आता है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दो अलग अलग टाइप से, यहाँ पे मैं इसको सिंगल पहले बता देता हूँ कौन सा नाम है इसका, रेडॉक्स। इसके दो अलग अलग प्रकार है, एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। तो बेसिकली इतना ही टाइप्स है आपको, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। एंड इसके बेसिस पे आपको दो अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, वो है एक तो कोरोजन के ऊपर एंड सेकेंड इज द रैंसिडिटी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और सवाल आता रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस फॉलो डीकम्पोजिशन रिएक्शन और विच ऑफ द रिएक्शंस हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे से आपका सवाल मिलेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन का सवाल मिल सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखने को बोलेंगे तो आपको बेसिकली ये दो शॉर्ट नोट में आएगा। जहाँ पे कोरोजन पे अगर बात करें तो कोरोजन पे आपको सिर्फ एक डिटेल्ड नोट बनाने को बोलेंगे, जहाँ पे फेरस कैसा रस्ट पैदा करता है कोई भी स्टील मेटल या फिर कोई भी यूटेंसिल्स में, जिससे वहां पे रस्ट मिलता है। तो इसके अलावा रैंसिडिटी का सवाल में आपको क्या करना है कि रैंसिडिटी बेसिकली मैं अगर नॉर्मल से बताऊं फिलहाल के लिए, इसको मैं लूंगा अलग तरीके से, बट अगर फिलहाल के लिए बताओ अगर, तो बेसिकली रैंसिडिटी की अगर बात करूं दोस्तों, तो रैंसिडिटी में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि ऑयल जो खराब हो जाता है उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑयल खराब होने से बचाए कैसे, वो क्वेश्चन होता है रैंसिडिटी का। तो ये दो शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं इस क्वेश्चन, इस पूरे लेसन में से। एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने पहले बताया, आइडेंटिफाई आ सकता है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बोल सकते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल आएगा। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में, जहां पे आपको बोला जाता है कोई भी इक्वेशन दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन दिया जाता है एंड दे विल से दैट आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर फॉलोइंग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक किस तरह से नॉर्मली बेसिकली आपको कैसे ढूंढना है। हायर स्टैंडर्ड्स में वो चेंज हो जाता है, बट आपके लेवल में ये एक ट्रिक जो मैं बताऊंगा वो आपको इजी पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहला हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग एक और नाम से जाना जाता है एडिशन रिएक्शन की तरफ से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली आपको जैसे नाम से पता चल रहा है, एडिशन कॉम्बिनेशन जो भी है, इसका डेफिनेशन सबसे पहली बार समझा जाता है, लिख देता हूं मैं पहले, उसके समझाना शुरू करता हूं।
व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस यहाँ पे बोल रहा हो तो कोई भी एक एलिमेंट, दो तीन एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड्स और एक एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है। सब्सटेंसेस कंबाइन की जगह पे आपको थोड़ा और अच्छा पॉश वाला जो डेफिनेशन है वो दे देता हूँ मैं, केमिकली कंबाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। केमिकली बोल रहा हूँ तो मतलब मेकिंग एंड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड्स, मतलब बिटवीन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आगे लिखने वाला हूँ वो बहुत जरूरी होता है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल substance or product, you can say, is called combination reaction। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है एडिशन रिएक्शन, ये भी आप बोल सकते हो किधर भी। अब बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया केमिकली कंबाइन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि जो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। इसके प्रीवियसली मैंने जो सम सॉल्व किया वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही था, जहां पे मैंने बताया था कि हमारा जो H2O7 जो मेरा डाइसल्फ्यूरिक एसिड था, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर, उसको मैंने जब पानी के साथ मिलाया तो मुझे आंसर में क्या मिलता है, H2SO4। तो बैलेंस करने के टाइम पे मैंने सिर्फ इतना ही किया था कि यहाँ पे 2 डाला था, तो ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, दो अलग अलग कंपाउंड है। यहाँ पे डाइसल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज एडेड विद वाटर इट गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आपको और एक एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो फिर आप बोल सकते हो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, या फिर जो मैग्नीशियम स्ट्रिप रहता है, नॉर्मली मैग्नीशियम स्ट्रिप जो रहता है वो बेसिकली ग्रे कलर का रहता है, उस स्ट्रिप को जब हम लोग जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, यानी फ्यूम्स बाहर निकलते हैं। वो आप केमिकली आप जब लैबोरेटरी में आपको चांस मिलेगा तो आप देख लीजिएगा, वरना मैं आपको एक स्लाइड प्रेजेंटेशन में आपको दे दूंगा जहां पे मैं बताऊंगा रिकैप वीडियो में। सो सेकेंड जो मेरा एग्जांपल रहेगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पूरे रिएक्शन को मैं लिख के देता हूं किस तरह से, मतलब Mg यानी मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में है, सबका स्टेट्स भी लिख के दे रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे। ऑक्सीजन जो डाईमोलिकुलर स्टेट में रहता है हमेशा, वो जैसे मैंने पहले बता दिया, दिस इज होमोमोलिकुलर कंपाउंड, ये आपको याद रखना है। इसका रिजल्टिंग मेरा MgO आता है। इसको अगर बैलेंस करना चाहो तो ऐसा मुझे एक रिएक्शन मिलता है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसका आंसर ये है। तो जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, आपको बोल सकते हैं कि हाँ गिव द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको इस तरह से समझना है हर चीज में। तो ये आपका कुछ एग्जांपल से कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे, इट इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग अभी आगे जंप करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे, तो देखते चलो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे प्रीवियसली कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने देखा था कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मैं कंबाइन करता हूँ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका ऑपोजिट ही है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेचुरली अगर बात करो तो डीकम्पोजिशन हम लोग रोज की जिंदगी में रोज ही करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो वी डीकम्पोज आवर वेस्ट, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, लेकिन प्लास्टिक को डीकम्पोज कर नहीं सकते। इट टेक्स टाइम ऑफ स्पैन ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स टू डीकम्पोज। समटाइम्स सर्टेन प्लास्टिक्स डू नॉट गेट डीकम्पोज इजीली, तो वो अलग है। बट वेट वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब को मैं बोलूँ तो वर्मी कंपोस्ट में हम लोग डीकम्पोज कर सकते हैं उसको वापस एक मैन्योर बना के। तो नेचुरली अगर बात करो डीकम्पोजिशन, आपको बहुत सारा अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको पता है। तो इसके अलावा अभी हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है वो बस बेसिकली देखेंगे। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक डेफिनेशन है, इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन अ सिंगल substance
breaks down into two or more substances or products, you can say it as, then the reaction is decomposition reaction. बेसिकली दोस्तों आपको ये चीज याद रखना है कि एक ही सिंगल सब्सटेंस को मैं ब्रेक कर रहा हूं, यानी वहां पे एक सिंगल सब्सटेंस का ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बनता है दो अलग अलग, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए। एंड इस टाइप का रिएक्शन कोई भी अगर एक केमिकल लेबोरेटरी में अगर हमको दिख रहा है तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे सकते हैं। बेसिक एग्जांपल अगर मैं दूं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी आता रहेगा। सबसे पहला वाला वीडियो जो मेरा केमिकल रिएक्शन पे था वहां पे मैंने बताया था लाइम वाटर चेंजेस द मिल्क इनटू कर्ड। वो एक जगह पे था, जो मिल्क में ज्यादा देर में अगर उसको बाहर रखूं तो इट हैपेंस इट जस्ट चेंजेस इनटू कर्ड। ये जो स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, जो चेंज होने का जो चीज है, वहां पे एक ही चीज बन रहा है बट वहां पे दो अलग अलग सब्सटेंसेस बन रहे हैं मेरे मिल्क से। एक तो लाइम वाटर का ऊपर का भाग मिल रहा है, झाग मिल रहा है मुझे, दूसरा कर्ड मिल रहा है, दो अलग अलग सब्सटेंस एक ही चीज से। अभी यहाँ पे एक बात आपको मैं फन फैक्ट बता रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है ये चेंज होने का कर्ड में, मिल्क टू कर्ड, ये चीज समर में फटाफट होता है एंड विंटर में बात करूं तो बहुत टाइम लगता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि टेम्परेचर मैटर करता है। यानी ईच एंड एवरी रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, हाउ द नेचर रिएक्टेंट्स वर्क इन ऑर्डर टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। तो बेसिकली पहले मैं इसी वीडियो में स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने जैसे बताया, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट या फिर टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो अभी एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसकी, तो लाइमस्टोन, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा जन को मालूम नहीं रहेगा कि CaCO3 को हम लोग लाइमस्टोन बोला जाता है। दे से इट एज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है कार्बोनिक एसिड, या फिर आप बोल सकते हो जैसे कि लाइमस्टोन। ये तीन नाम है इसी चीज के लिए। इसका सिंगल अगर मैं बात करूं, अगर इसमें मैंने हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, मतलब लाइमस्टोन जो सॉलिड स्टेट में, इसको मैंने अगर हीट दिया, गर्म किया, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइमस्टोन when it is heated it forms two different products, that is calcium oxide and carbon dioxide। तो ये तो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन में मैंने दो अलग अलग टाइप्स बताए थे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। उस पर हम लोग गौर करेंगे सबसे ज्यादा, एंड मैं बताऊंगा सबसे इजीएस्ट तरीका कैसे ढूंढना है कि कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंड इसके आगे का जो भी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट है, वो मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली अभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है, दे आर द टू टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहली बात, आप अगर दोनों जगह पे आप देखो, दो अलग अलग नाम, तो स्पेलिंग में अलग है, ये सब तो डिफरेंस हम लोग बोल नहीं सकते बेसिकली अगर पेपर में हम लिखते हैं तो यहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की अगर बात करें, सबसे पहला आपको याद रहना चाहिए एंडोथर्मिक में कि हियर हीट इज अब्सॉर्ब्ड, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें heat is liberated। अब ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट वाला फंडा है, जिससे आप कोई भी रिएक्शन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। सबसे पहली बार मैं बात करूंगा हीट इज अब्सॉर्ब्ड या हीट इज लिबरेटेड की बात करने के लिए। जब भी कोई रिएक्शन, जिसके पहले मैंने जो रिएक्शन दिया था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इट इज हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने दो अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने हीट यूज किया है। मींस आई एम एब्सॉर्बिंग हीट इन ऑर्डर टू फॉर्म टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, विच मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैं एक एग्जांपल अगर दूं तो CaCO3
हीट मैंने अगर लगाया तो CaO प्लस CO2 मुझे मिलेगा। यहाँ पे जो ये जो हीट है, मैंने जैसे बोला था कैटलिस्ट या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो यूज करते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनाने के लिए, यहाँ पे हीट को यूज किया गया है, एब्सॉर्ब किया गया है, ताकि कैल्शियम कार्बोनेट ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करे, अपना प्रोडक्ट फटाफट बना सके। तो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हेंस वी कैन से दैट इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट अगर मैं बात करूं तो एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक में अगर हमको देखना है तो वहां पे हीट इज लिबरेटेड की बात कर रहे हैं। हीट इज लिबरेटेड मतलब क्या, कोई भी रिएक्शन में अगर हीट बाहर देते हैं ताकि एनर्जी अगर हम लोग एक्सपेल कर रहे हैं जिससे मुझे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंबशन रिएक्शन की बात करूं, कंबशन बेसिकली एलपीजी गैस अगर सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं तो गैस कंबशन होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का, इट फॉर्म्स व्हाट, इट गिव्स हीट, मतलब ऑक्सीजन देता है बाहर, एंड वहां पे लाइट एनर्जी आती है जो हमारा हम लोग यूज करते हैं हमारे गैस में। इसके अलावा वहां पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है वहां पे बाहर, प्रोडक्ट साइड में आपको हीट दिखाई देगा। उसका एक एग्जांपल दूंगा, वो आप देख लो। तो बेसिकली दोस्तों भी अगर एग्जांपल बात करने जाओ तो यहाँ पे एग्जांपल आता है कि अगर मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH के साथ अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो मुझे आंसर NaCl दैट इज अ टेबल सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, प्लस अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, यानी हीट लिबरेट हो रहा है। बट अभी यहाँ पे हीट लिबरेट क्यों हुआ उसका भी बताता हूँ रीजन। ये सॉल्ट बनाने का किस्सा है मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम को मुझे अलग करना है, ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट हैज टू बी फॉर्म्ड विथ हाइड्रोजन इटसेल्फ। तो पानी जो बन रहा है इट इज ऑल्सो इन इवापोरेटिंग स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल सॉल्ट बना है थोड़ा गर्म वाला रहेगा। यहाँ पे जो हमारा सी वाटर रहता है, सी बेड्स में जो सी वाटर रहता है उसी का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया। हाउ डज द सी बेड्स वाटर गेट्स इवापोरेटेड एंड द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, वो वाला रिएक्शन है। यहाँ पे कैसे रिएक्शन हो रहा है, जो HCl प्लस NaOH है जो हमारा मेन कंपाउंड रहता है वो सॉल्टी वाटर में, वो दोनों जब रिएक्ट होते हैं, जब इवापोरेशन शुरू हो जाता है तब सॉल्ट बन जाता है, लेकिन वो सॉल्ट बिहाइंड यानी सी बेड में रह जाता है, बट उसका जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होके होके इवापोरेट होने लगता है, फॉर विच हीट इज लिबरेटेड। अब यहाँ पे बेसिकली दोनों जगह पे आपने देखा रहेगा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब या तो रिएक्टेंट साइड में हीट लिखा रहेगा या फिर एरो मार्क में हीट का सिंबल दिया रहेगा जो है डेल्टा, एंडोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में हीट लिबरेट हो रहा है बोल रहा है तो प्रोडक्ट साइड में आपको हीट दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों आप ये दोनों तरीका तो, एक तरीका तो हो गया मेरा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कैसे आइडेंटिफाई करना कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एंडोथर्मिक में, सेकेंड पॉइंट जो मुझे याद रखना है, प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्शंस, एंड यहां पे अगर बात करूं तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी जो गेन होती है एक कंपाउंड के लिए वो ज्यादा तरीके से ये एंडोथर्मिक में कम पाया जाता है स्टेबिलिटी, बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इज मोर। ये आपने बहुत जगह पे देखा रहेगा NaCl इज स्टेबल कंपाउंड बोला जाता है, क्योंकि वहां पे Na और Cl दोनों एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है NaCl even H2O has a stabled orbits, hence the product is more stable than that compared of reactants. But in this case endothermic में products are less stable। ये दूसरा डिफरेंस हो गया आपको ढूंढने में। तीसरा और आखिरी डिफरेंस है, आप एक और चीज देख सकते हो कि डेल्टा है जो यानी हीट ऑफ रिएक्शन, जो हीट जनरेट होता है, जो एनर्जी हम लोग लिबरेट करते हैं, डेल्टा H यहाँ पे इज पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं हीट लिबरेट हो रहा है यानी नेगेटिव है डेल्टा H। अभी यहां पे मैं एक सिंपल बार डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा लेंथी जा रहा है लेकिन मैं हर जन के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ 10th को ही क्वेश्चन नहीं आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, बट इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th 12th और अप क्लासेस। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टैंडर्ड रिएक्शन जा रहा है वो ये y एक्सिस दिखाता है, एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो केस हीट एनर्जी लिबरेट हो रहा है वो हमारा x एक्सिस दिखाता है।
दोस्तों बेसिकली ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहता है मेरा, जो नॉर्मली ये जो रिएक्शन जा रहा है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पे ये सब्सटेंस है, इसको जब मैं हीट दे रहा हूँ उसका एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सो मीन्स प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए मुझे हीट को देना पड़ रहा है, मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग। बट अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, द केस इज डिफरेंट। प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे हीट बाहर देना पड़ रहा है, मतलब इट इज नॉट एब्जॉर्ब, इट इज लिबरेटेड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स इज अबाउ, प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, सॉरी एरोमा यहाँ पे नहीं आएगा, एरोमा यहाँ पे हीट लिबरेटेड। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है, कैसे इसको डिफरेंस कर सकते हैं। इवन ये जो 3 पॉइंट दिखा है और एक एग्जांपल दिया है, ये आपको डिफरेंस का जो क्वेश्चन आता है, रेट द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, उसके लिए भी काम आएगा ऐसा मुझे लगता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।